डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीमोलॉजी इंडिया। अपन आरपीएससी पीवाईक्यू सीरीज़ में आरपीएससी संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट का सेकंड ग्रेड का जो अभी लेटेस्ट में पेपर हुआ है 29 दिसंबर 2024 को, उसमें अपन केमिस्ट्री का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें अपन ने पार्ट फर्स्ट कवर कर लिया था। अभी अपन पार्ट सेकंड में आगे बढ़ते हैं। पार्ट सेकंड में अपने कौन से क्वेश्चन अपने को पूछे गए हैं और कहाँ से उठाए गए हैं, तो अपने इनका सॉल्यूशन लेने वाले विद डिटेल। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट किए अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है नाउ, क्वेश्चन 11 अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 12 जो है 12 पे अपन डिस्कस करते हैं। जैसे लिखा हुआ है, द सूटेबल मेथड यूज फॉर द सेपरेट डिफरेंट कंपाउंड ऑफ क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। ये पूछ रहा है सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। पेट्रोलियम उद्योग में कच्चे तेल के विभिन्न घटकों को पृथक करने की उपयुक्त विधि है, मतलब सेपरेशन की पूछ रहे। और ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का जो चैप्टर है, एनसीईआरटी में जो चैप्टर जिसमें अपने ये टेक्निक्स के बारे में बता रखा है, उसमें से डायरेक्ट एक लाइन से क्वेश्चन उठाया होगा। जैसे ये लिखा हुआ यहाँ पे, जैसे अपन यहाँ वाला जो लाइन है ये वाली, वन ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन इज टू सेपरेट डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। तो ये वाला इसमें पेट्रोलियम इंडस्ट्री के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन वाला जो है वो ऑप्शन सही होगा। तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया हुआ है। और आरपीएससी सेकेंड ग्रेड में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कहाँ से तैयारी करनी है? आप एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चंस उठा के पूछे गए हैं। तो आज अपन को प्रूफ के साथ देखने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। और अब ये 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी अपना डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया गया है। बेंजीन की 3Cl2 प्लस यूवी 500 केल्विन टेम्परेचर दे रखा है। इसमें ये वाला क्वेश्चन जो लिखे अंडर यूवी लाइट में पूछ रहा है कि अपना कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। जैसे इसमें पूछ रखा है उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पाद X है। इसमें से हेक्साक्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, BSC, बेंजिल क्लोराइड। तो ये वाले ऑप्शंस दे रखे हैं। तो ये वाला ये लिख रहा है अंडर यूवी लाइट 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल एड टू बेंजीन टू प्रोड्यूस बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये वाला ऑप्शन अपना बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो है अपना, उसको अपन BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड BSC बोल सकते हैं। इसको अपन गैमेक्सेन भी बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा गैमेक्सेन। इसका एक और नाम है लिंडेन, ये वाला भी अपन बोल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सही होगा हेक्साक्लोरोबेंजीन, और ये ऑप्शन नहीं होगा अपना, ये BSC होगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड C6H6Cl6। तो अपना जो बनेगा C6H6Cl6। तो इसमें इसका अपना थर्ड ऑप्शन सही होगा। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये अपने को ये सिंपल सा GOC का क्वेश्चन है, GOC। तो इसमें अपने को क्या पूछ रखा है? स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ रखा है। तो फर्स्ट वाला जो जैसे ये दे रखा है ए में क्या हो रखा है? इसमें कार्बोकेटाइन है, कौन सा वाला है? ये वाला कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन रहा है। और दूसरा वाला जो ऑप्शन है इसमें कार्बोकेटाइन ऑक्सीजन के पास में बन रहा है। और तीसरा वाला जो उसमें एक कार्बन छोड़ के कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो सेकंड वाले ऑप्शन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन के पास आप अच्छी तरह से यहाँ पे लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर, यहाँ पे भी लोन पेयर होंगे। तो ये वाला जो कार्बन इसमें जो B वाला है, इसमें जो ये लोन पेयर यहाँ आएंगे। तो ये वाला रेजोनेंस में ये क्या हो रहा है? जो ऑक्सीजन के लोन पेयर किस में जा रहे हैं? रेजोनेंस। तो हमेशा स्टेबिलिटी ऑर्डर में रेजोनेंस ले लें, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। ये वाला जो अपना ऑर्डर चलता है, तो ये आपको अच्छी तरह से पता है। रेजोनेंस इसमें जैसे फर्स्ट ऑप्शन B में अगर रेजोनेंस हो रहा है, तो अपना ऑप्शन पहला B वाला सबसे पहले आगे आएगा, मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी अपने B की होने वाली है। तो B वाला एक ही में ऑप्शन मिल रहा है, तो अपना फोर्थ ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अब आगे अपन
अगले और दूसरे ऑप्शंस को देखते हैं। तो उसके बाद जैसे ये वाला ऑप्शन है ऑक्सीजन वाला, इसमें जो कार्बोकेटन यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, जो ये वाला है इसमें अपना जो इस कार्बन का जो क्या sp2 कार्बन का जो है इसमें क्या लगेगा, माइनस आई जो लगेगी, जहाँ पे माइनस आई लग गया है तो माइनस आई में क्या होगा, अपनी स्टेबिलिटी जो है वो सबसे कम होने वाली है। यहाँ पे इस कार्बन का क्या लग रहा है, माइनस आई, जहाँ पे माइनस आई की बात हो जाती है वहाँ पे सबसे कम स्टेबिलिटी हो जाती है, तो यहाँ पे सी सबसे कम आएगा। तो ये वाला फोर्थ ऑप्शन सही है। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पूछ रखा है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का जो क्वेश्चन है इसमें अपने को पूछ रखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की बात कर रहा है ये, इसमें Kc की बात कर अपन इस क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ते हैं। 1 मोल ऑफ PCl5 इज हीटेड in a closed container of 1 liter capacity at 25 degrees Celsius temperature. At equilibrium 20% PCl5 is not dissociated. What will be the value of equilibrium constant Kc at this temperature? और एक सबसे बड़ी यहाँ पे खास बात है अपन सॉल्यूशन जो है इसमें हिंदी का क्वेश्चंस भी दे रखा है अपने को और इंग्लिश का क्वेश्चन भी, दोनों मैंने लिए हैं। तो आपको जो कंफर्ट लग रहा है वो वाला आप पढ़िए। और वैसे अपने केमिस्ट्री की अगर बात करें तो केमिस्ट्री की यही खास बात है कि अपने को हिंदी में पढ़ो चाहे इंग्लिश में पढ़ो, दोनों लैंग्वेज में केमिस्ट्री अपने को बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है, और क्या पूछ रहा है और क्या निकालना है ये वाली चीज़ें बहुत अच्छे से अपने को समझ में आ जाती है। तो अपन हिंदी में पढ़ते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर क्षमता वाले बंद पात्र में 1 मोल PCl5 को गर्म किया जाता है। साम्यावस्था पर 20% PCl5 वियोजित नहीं होता है। मतलब ये बोल रहा है कि 20% PCl5 वियोजित नहीं होता है, तो रिमेनिंग कितना होगा 80%। तो 80-20 की अगर बात करेंगे, अब अभी सॉल्व करेंगे इसका, इस तापक्रम पर साम्यावस्था स्थिरांक Kc का मान क्या होगा, Kc का मान क्या होगा। तो अपन Kc ये बात करें, ये मैंने रिएक्शन लगी, PCl5 डिकम्पोज किसमें होगा, PCl3 प्लस Cl2। अब जैसे बात करें PCl5 हीटेड इज क्लोज कंटेनर 1 लीटर कैपेसिटी 25 डिग्री सेल्सियस। तो अपन जैसे बात करें 0 सेकेंड पे बात करें, 0 सेकेंड पे अगर अपन बात करते हैं तो PCl5 का 1 मोल लें और डिकम्पोज 0 सेकेंड पे कितना हो जाएगा, 0 और 0। और अपन एट टी सेकेंड पे अगर बात करें, एट टी सेकेंड में कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स, और ये कितने मोल्स बच जाएंगे, x और x। तो ये बोल रहा है बची हुई अमाउंट कितनी है। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि PCl5 साम्यावस्था पर इक्विलिब्रियम पर 20% PCl5 वियोजित नहीं होता है। तो 25% की अगर बात करें तो 25% अगर नहीं होता है तो इसके ऊपर ये बोल रहा है कि 80% क्या हो गया अपना, रिमेनिंग हो गया, रिमेनिंग अमाउंट। तो अपन यहाँ पे क्या करें, PCl5 का जो 20% वियोजित हो गया, तो 80% अगर बचा हुआ है तो अपना कितना आएगा, यहाँ पे कितना बच गया, 20% नहीं हो रहा है तो ये बच गया 0.2 मोल बच गए। और यहाँ पे कितना हो गया, PCl3 हो गया अपना, ये वाला जो हो गया कितना डिकम्पोज हो गया, 80% हो गया, तो कितना मोल आएगा, 0.8 इसका आ जाएगा मोल, और इसका का भी 0.8 मोल आ जाएगा। तो अपन अब Kc की बात करें तो Kc का फॉर्मूला अपने होता है Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अपन लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इस रिएक्शन में अगर बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की बात करें तो PCl3 की कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट क्या है अपना PCl5। तो अपन यहाँ पे Kc इज इक्वल टू PCl5 की Cl3 की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.8 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई PCl5 की कंसंट्रेशन अपनी कितनी है, 0.2। इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो 0.8 इंटू 0.8 हो गया 6.4 डिवाइडेड बाई 0.2। तो अगर इसको अपन सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6.4 में अगर 0.2 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.2। ये वाला जो 3.2 आ रहा है ये वाला आपने किस ऑप्शन में मिल रहा है, ये अपने फोर्थ ऑप्शन में मिल रहा है। तो ये वाला फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये अपने को टाइम तो जैसे न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत लेगा, बट इसको आप सॉल्व करने में आराम से अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी
सिली मिस्टेक के। और ऐसे क्वेश्चंस अपने को टाइम कंज्यूमिंग वाले हैं तो अपने को छोड़ने नहीं है, अपने को प्रॉपर सॉल्व करते हुए चलना है। तो अपन चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16 नंबर। ये बोल रहा है एनसीईआरटी से अपना डायरेक्ट क्वेश्चन उठा हुआ है, पूछ रहा है एसिडिक बिहेवियर, ये करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर इन देयर एसिडिक बिहेवियर ऑफ द फॉलोइंग्स। एल्काइंस की बात कर रहा है, तो निम्नलिखित एल्काइनों में के अम्लीय व्यवहार का सही घटता हुआ क्रम है। तो ये वाला डायरेक्ट अपना एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया हुआ है। तो अपने को एनसीईआरटी से ये वाला फॉलोइंग ट्रेंड देयर एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन फॉलो द फॉलोइंग ट्रेंड इन देयर बिहेवियर, एसिडिक बिहेवियर। तो आपको ये वाला ऑर्डर भी याद रखना और ये वाला ऑर्डर भी याद रखना है। तो ये वाला डायरेक्ट क्वेश्चन अपना एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाया हुआ है। तो इसके लिए अपने को सॉल्व करने के लिए जैसे आप परसेंटेज एज करेक्टर, इसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा, परसेंटेज एज करेक्टर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एसिडिक बिहेवियर के, एसिडिक बिहेवियर। तो इसमें अपने सबसे ज़्यादा एल्काइन की सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो एल्काइन अपने इस ऑप्शन में किस में आ रहा है, सबसे ज़्यादा एल्काइन ये फर्स्ट में नहीं आ रहा, यहाँ पे मिथाइल आ रहा है, यहाँ पे ये भी मिथाइल आ रहा है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे एक मिथाइल आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन में भी यहाँ पे एक मिथाइल आ रहा है, यहाँ पे एक मिथाइल आ रहा है, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो अपना थर्ड ऑप्शन जो है इसमें देखो ये एच आ रहा है, ये एल्काइन आ गया, इसमें sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, इसमें सब परसेंटेज एरर करेक्टर सबसे ज़्यादा होंगे, और इसमें एक मिथाइल आ गया और इसमें 2 मिथाइल। तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन जिसमें थर्ड ऑप्शन आएगा, करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। मैच करवा रहा, मैच द कॉलम ऑफ मॉलिक्यूल फर्स्ट विद कॉलम सेकंड शेप एंड देयर करेक्ट कोड। ये पूछ रहा है कि आपको शेप बतानी है, जो मॉलिक्यूल दे रखे हैं इसको आपको करेक्ट मैच करवाना है। तो जैसे SO2 को आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, SO2 में क्या होगा, सल्फर का छोला 6/2 यानी कि 3 यानी कि sp2। sp2 की शेप क्या हुई, sp2 और उसमें जैसे 3 आ गए, 3 में -2 यानी कि 1 लोन पेयर इसके अंदर। तो SO2 की जो बनने वाली स्ट्रक्चर, SO2 की जो है ये अपनी बैंड से बनेगी एक लोन पेयर। तो SO2 की बैंड से बनेगी, तो इसमें A के साथ C ऑप्शन, तो फर्स्ट के साथ C ऑप्शन एक के साथ ही मैच हो रहा है, तो आप इसमें डायरेक्ट एक को सॉल्व करे हुए भी आप डायरेक्ट ऑप्शन लगा सकते हो। अब जैसे अगर आप अपना अगला सॉल्व करें SF4 सल्फर का सवाल 6 + 4/2 10, 5 में आ गया sp3d। तो sp3d की अगर बात करें तो अपना क्या इसमें आ गया, और 5 में से 4, तो इसमें एक लोन पेयर आएगा और 4 बॉन्ड पेयर आएगा। तो इसकी एक लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर की अपनी स्ट्रक्चर बनेगी SF4 की सीसॉ, SF4 सीसॉ स्ट्रक्चर बनेगी। तो सीसॉ की अपन बात करें तो सेकंड का ए ऑप्शन, और नेक्स्ट ऑप्शन है BRF5। इसका अपन हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, फ्लोरीन के 7 + 5 12/2 यानी कि हो गया 6 यानी sp3d2। 6 में 6 -5, तो इसमें आएगा 1 लोन पेयर + 5 बॉन्ड पेयर। तो इसमें अपनी कौन सी स्क्वायर पिरामिडल बनेगी, BRF5 में अपनी स्ट्रक्चर बनेगी स्क्वायर पिरामिडल।
नेक्स्ट XeF4, XeF4 जीनोन, इसमें हाइब्रिडाइज निकाले जीनोन 8 + 4/2, सॉरी 12/2 6 sp3d2, sp3d2। तो इसमें 6 - 4 2 लोन पेयर आएंगे और 4 आएंगे अपने बॉन्ड पेयर। तो इसकी क्या स्ट्रक्चर बनने वाली है, XeF4 की अपनी बनने वाली है BB, यानी कि स्क्वायर प्लेनर। ये क्वेश्चन अब सबको हाइब्रिडाइजेशन से पूछा हुआ है डायरेक्ट। ये वाले सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखे हैं। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, लाइन से उठाया। एनसीईआरटी की रिएक्शन है एल्काइन चैप्टर की। इसमें एल्काइन चैप्टर पूछ रहा है 3CH2CH3 मतलब एथेन की रिएक्शन 3O2 ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे CH3CaO ऑल ट्वाइस Mn मैग्नीज की प्रेजेंस में। तो ये वाला पूछ रहे, ये वाला जो अपना है एल्काइन चैप्टर में कंट्रोल्ड ऑक्सीजन वाला जो है पॉइंट उसके अंदर दे रखा है। ये पूछ रखा है, ये वाली जो रिएक्शन है आपको यहाँ मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ। तो इसमें क्या बनेगा, इथेनोइक एसिड बनेगा। अब जैसे ये वाला जैसे CH4 में कॉपर 523 के लिए 100 एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो इसमें मेथेनॉल बन रहा है। और ये वाला जो CH4O2 MnMO2O3 और इसको टेम्परेचर पे जनरली गर्म करेंगे तो अपना फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। ये वाले जो एल्केन जो है ऑन हीटिंग विथ regulated supply of oxygen of air or high pressure in the presence of suitable catalyst to give a variety of oxidation product। यहाँ पे ये कह रहा है कि जैसे यहाँ पे जो अपना है, जो अपना presence of ये जो कैटलिस्ट दे रखा है जैसे CH3 ऑल ट्वाइस CaO ऑल ट्वाइस Mn, जो एल्केन के ऊपर जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो सूटेबल प्रोडक्ट ये कैटलिस्ट की वजह से बन रहा है। तो ये वाला चीज़ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये वाली चीज़ ध्यान रखनी है कि मीथेन के साथ ऑक्सीजन कंबसन कॉपर की 523 केल्विन टेम्परेचर 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे करवाएंगे तो क्या बनेगा, और MO2O3 की प्रेजेंस में इसको गर्म करेंगे तो क्या बनने वाला। और ये वाला जो अपने को पूछ ही लिया तो हो सकता है कि अगले एग्जाम्स में ये वाला पूछ ले, ये वाला पूछ ले, ये वाला पूछ ले एल्केन वाले चैप्टर में से। तो इसको अच्छे से ध्यान रखना है। और आरपीएससी में आपको पता है कि फैक्चुअल के हमेशा क्वेश्चन ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं हमेशा रिपीट भी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। और ये वाले जो कैटलिस्ट वाले क्वेश्चन जो ऊपर से जैसे ये वाला पूछा, ये वाला सबके चांसेस बनते हैं क्योंकि CH3OH और कैटलिस्ट अगर नहीं दे रखा हो तो CH4 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कुछ और प्रोडक्ट भी बन सकता है। चल, तो इसमें अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा, CH3 से एसिटिक एसिड बनेगा। तो अपना थर्ड ऑप्शन सही है। चलो बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये वाला जैसे पूछ रखा है, ये वाला जो पूछ रखा है अपना क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का है। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन CuNH3 3+ CuNH3 3+ आयन का संकरण का प्रकार, मतलब इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन का पूछ रखा है और एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको अपने को याद रखना है कि NH3 जो है ये वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड है तो हमेशा क्या करवाएगा, पेयरिंग करवाएगा और हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, लो स्पिन और स्पिन पेड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो इसके लिए हमेशा हाइब्रिडाइज जैसे ये वाला है 3D कोबाल्ट 3+, इसमें CuNH3 3+। तो इसमें अपन कोबाल्ट के हाइब्रिडाइजेशन, कोबाल्ट का अपन ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कोबाल्ट की +3 आएगी क्योंकि NH3 जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है, अपने पास न्यूट्रल लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, WFL वीक फील्ड लिगेंड है। तो इसमें जो है 3D कोबाल्ट का कितना हो गया 27। तो इसमें आपने आउटर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आएंगे, आउटर ऑर्बिटल में आएंगे 7 6
D6 यानी कि आउटर ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो अपन इसमें अपन पेयरिंग करवाएंगे। लो स्पिन NS3 क्या है, वीक फील्ड लेके, तो ये अपने इस पर इलेक्ट्रॉन्स को 6 इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करवा देगा। तो ये वाला जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो जाएंगे, तो D में 3 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, तो अपना और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2sp3। तो 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 NH3 मॉलिक्यूल्स। तो ये वाले जो है अपना ऑप्शन होगा D2sp3 वाला ऑप्शन सही होगा। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये पूछ रखा है, ये वाला भी NCERT से डायरेक्ट उठाया हुआ है, मैं इसका आपको प्रूफ भी बताने वाला हूँ। हर क्वेश्चन का अपन आज प्रूफ लेके चल रहे हैं, क्योंकि NCERT पढ़ना अपने लिए कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों ज़रूरी है, और खासकर RPSC के लिए NCERT को क्यों प्रेफरेंस दी जाती है। RPSC हमेशा NCERT से ही एक रेफरेंस, एक ऑथेंटिक बुक, ऑथेंटिसिटी के लिए NCERT को प्रेफर करता है। और अपने आप में NCERT का अपने आप में बहुत बड़ा ग्रंथ है, इसको जितना अपन पढ़ेंगे उतना ही बहुत सारी नई चीज़ें निकल के आती है। तो यही अपनी NCERT और केमिस्ट्री की ब्यूटी है कि केमिस्ट्री में अपने को बहुत सारी चीज़ें होती है, समझ में आने लग जाती है कि बार बार पढ़ने से ये सारी चीज़ें क्लियर होती रहती है। तो अपन पढ़ते हैं बिना किसी मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ ClF3 मॉलिक्यूल। ये अपने को पूछ रखा है, ClF3 जो मॉलिक्यूल है इसकी अपने को मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर बतानी है। तो ये वाला जो है ClF3 में, ClF3 के हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, ClF3 7 + 3 5/2 5, तो इसका आएगा sp3d आएगा। sp3 इसमें ना 3 बॉन्ड पेयर है, 2 लॉन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लॉन पेयर। तो हमेशा जो लॉन, इसमें जो फ्लोरीन है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है, फ्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो हमेशा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है हमेशा एक्सियल पोजीशन पे रहता है। और लॉन पेयर जो है, लॉन पेयर जो कहाँ जाएंगे आपने, एक ये जैसे ये आ गया फ्लोरीन एक्सियल पोजीशन पे, और लॉन पेयर यहाँ पे कहाँ दे रखे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। लॉन पेयर जो इक्वेटोरियल पोजीशन में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो इनके बीच का रिपल्सन है उसको कम करने के लिए, जो लॉन पेयर रिपल्सन जो है, LP का जो रिपल्सन है वो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर से ज़्यादा होता है, और बॉन्ड पेयर उससे सबसे कम बॉन्ड पेयर का रिपल्सन। तो ये रिपल्सन को कम करने के लिए यहाँ पे जो है बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम करने के लिए यहाँ पे स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे एक्सियल पोजीशन पे फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो एक्सियल पोजीशन पे आएगा। तो इसका अपन फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। तो इसमें अपन देखते हैं, ये वाला NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन उठाया हुआ है। तो इसमें देखो यहाँ पे क्या T शेप का मॉलिक्यूल ClF3 का बनेगा। तो यहाँ पे ये देखो लाइन लिख रखी है, हाईलाइट करते हुए चलते हैं क्योंकि पेन वैसे चल रहा है। Na यानी कि A वाला मॉलिक्यूल है जो, द लोन पेयर आर एट इक्वाटोरियल पोजीशन, सो दीज आर लेस 1p bond pair repulsion as compared to others in which the lone pair are at axial position, so structure is most stable is T-shaped। ये बोल रहा है कि लोन पे रिपल्सन की अगर बात करें, लोन पे तो एक्सियल पोजीशन पे रिपल्सन इसका लोन पेयर का ज़्यादा होगा बाकायदा इक्वाटोरियल पोजीशन की। तो F फ्लोरीन जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो जो अपना है एक्सियल पोजीशन में जाएगा। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये पूछ रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेरोक्साइड इफेक्ट की बात कर रहा है यहाँ पे। पेरोक्साइड इफेक्ट इन एल्कीन्स प्रोसीड वाया विच मैकेनिज्म। ये बोला एल्कीनों में पेरोक्साइड प्रभाव किस क्रियाविधि द्वारा होता है। यहाँ पे जो अपने को किस चीज़ का क्वेश्चन पूछा है, पेरोक्साइड इफेक्ट में ये जो अपना ये वाला जो है एल्कीन्स चैप्टर में से डायरेक्ट NCERT में से क्वेश्चन उठाया हुआ है। तो पेरोक्साइड इफेक्ट हमेशा पेरोक्साइड वाला जो है, पेरोक्साइड की जो मैकेनिज्म होती है हमेशा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो इसका ऑप्शन तो अपना फर्स्ट सही होने वाला है। तो अपन NCERT में से कहाँ से पूछा है अपन देखते हैं। जैसे पेरोक्साइड इफेक्ट प्रोसीड वाया, ये लाइन लिख रखी है, और अपने को सबको पता है पेरोक्साइड इफेक्ट में जैसे ना ये अपन क्या करते हैं,
जैसे मार्कोनिकॉफ रूल आपने पढ़ा होगा, एम के रूल। ये मार्कोनिकॉफ रूल एक एंटी एम के, एक मार्कोनिकॉफ और एक एंटी मार्कोनिकॉफ, एम के। ये वाला मैं शॉर्ट में लिखने चल रहा हूँ, एंटी मार्कोनिकॉफ और मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ में पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड वगैरह कुछ भी नहीं आता। एंटी मार्कोनिकॉफ में पेरोक्साइड की प्रेजेंस को लिया जाता है, तो उसकी जो मैकेनिज्म है वो फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म चलती है। पेरोक्साइड इफेक्ट का दूसरा नाम अपन खरास इफेक्ट भी बोल सकते हैं, खरास इफेक्ट। इसको पेरोक्साइड इफेक्ट को खरास इफेक्ट भी बोल सकते हैं। तो अपन एल्काइन वाले चैप्टर में एनसीईआरटी में से डायरेक्ट उठाया हुआ है, और अपन जैसे ये वाली चीज़ अपने हर किसी को पता होगी कि पेरोक्साइड इफेक्ट का क्या यूज़ होता है और क्या मतलब होता है और कहाँ पे ये पेरोक्साइड इफेक्ट, ये लिखा हुआ है मैकेनिज्म। पेरोक्साइड इफेक्ट इज प्रोसीड वाया फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म एज गिवन बिलो। तो ये वाली जो मैकेनिज्म दे रखी है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म दे रखी है, तो इसमें जो अपना ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलो, ये अपने पार्ट सेकंड में अपन ने इतने क्वेश्चन अपन 21 तक पहुंच चुके हैं, और सेकंड ग्रेड के आए हुए सारे क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करते एक एक करके एक एक पार्ट में लेके चल रहे हैं। तो चलिए, थैंक्स ए लॉट फॉर मोर वीडियोज। इफ़ यू वांट टू सच टाइप ऑफ मोर वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लगातार बने रहिए, और नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिए, और कमेंट में बताइए कि अगला पेपर कौन सा डिस्कस किया जाए और कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो बताएं। उसके हिसाब से अपन नेक्स्ट वीडियोज़ बनाएंगे। चलो, थैंक यू। बने रहिए लगातार अपने कीमोलॉजी इंडिया अपने यूट्यूब चैनल के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।